हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीके पवन। स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन पे। बच्चों, हमारा आज का कंटेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। और मैं आज सीखने वाला हूँ भाई सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, इसके द्वारा इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। और मैं आज सीखूंगा कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। और मैं आज सीखूंगा भाई कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, इसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। देख लो, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। तो बच्चे जो है ना इसको रट जाते हैं, ठीक है। तो भाई आज मैं तुमको सारी बातें सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचाएं। देख लो, तो भाई ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ना। आज हम शुरू करते हैं अपना धमाकेदार सेशन। आज का सेशन बड़ा तगड़ा होने वाला है, ठीक है। आज का जो सेशन है ना, बिल्कुल दिल थाम के दम रखने वाला है। अगर वीडियो के लास्ट तक तुम चले जाते हो ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये एवरी टॉपिक, एवरी कंटेंट तुमको एकदम दिमाग में घुसा देंगे, है कि नहीं। देखो इधर ध्यान दो। अब कहता है कि भाई माइक्रोस्कोप होता क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है भाई। तो सिंपल सा बात है भाई, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ना, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, एक उत्तल लेंस होता है। और इसी कॉन्वेक्स लेंस का नाम है आवर्धक लेंस भी कहते हैं इसको, है ना। और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा, उसका बड़ा इमेज बना देता है, तो इसीलिए इसको हम मैग्नीफाइंग कहते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या, जो बड़ा बनाता है कि नहीं। ध्यान दो, तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है कि नहीं। अब देख लो भाई, इसमें करते क्या है ना कि जो ऑब्जेक्ट को ना हम लोग, सुनो, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख देते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, तो अगर ऑब्जेक्ट को उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब क्या हुआ, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के जब बीच रखोगे ना, तो जो वो ऑब्जेक्ट है ना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा है ना, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, है कि नहीं। और उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है कि नहीं। और सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देख लो, पहले मैं तुमको एक फिगर से रूबरू करवाता हूँ भाई। फिगर क्या है इसका, देख लो। तो भाई ये हमारे पास एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ठीक है। देखो, तुम जब मेला वाला घूमने जाता होगा ना, तो एक तुमको, सुनो, एक लेंस मिलता होगा आपका लकड़ी के टुकड़ा में बांध कर, या ऊपर में कसा हुआ रहता होगा, ठीक है। और तुम ऐसे जब देखता होगा ना आँख के निकट लाके, तो वस्तु बड़ा दिखाई देता होगा, ठीक है। एक्चुअली में जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका इमेज दिखाई देता है उसमें, है कि नहीं। ये मेला वाला में मिल जाता है, ठीक है। अभी भी बचपन में हम लोग भी ऐसा देखते थे, ठीक है। तुम लोग भी जब जाता होगा तो तुमको ये सब देखने को लिए मिलता होगा, है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई अगर इसका कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, ध्यान दो, सुनोगे भाई। देख लो, तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, देख लो, ये आपका ओ जो है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर पर रखा हुआ, देख लो। थोड़ा सा यहाँ पर इसको इधर खिसका दिया गया, है कि नहीं। तो ओ को कहाँ रखेंगे भाई, ऑप्टिकल सेंटर पर रख दिए, ठीक है। देख लो, ये आपका ओ यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो अगर कोई वस्तु को, देखो, वस्तु का नाम देते हैं ए बी, ये वस्तु का नाम क्या है, ए बी नाम है कि नहीं। अगर कोई वस्तु को इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख देते हैं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं ना, तो देखो इसका इमेज कैसा बनेगा, ध्यान दो। तो भाई यहाँ से ना 2 रे पास करवाते हैं। इमेज बनाने के लिए तो 2 को किरण चाहिए ना, हमको 2 रे चाहिए ना भाई। अब देख लो, तो पहला रे जो है ना, देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। तो पहला रे ना मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रे है ना, जाके आगे फोकस से पास करेगा, सबको पता है बात, है कि नहीं। अब देख लो, जो दूसरा रे है ना, उस ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, प्रकाशिक केंद्र से पास करवाता है। तो जो प्रकाशिक केंद्र से पास होगा ना, वो सीधे निकल जाएगा, है कि नहीं। सुनो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो फोकस से पास होगा, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा, है कि नहीं। लेंस का ऐसा रूल होता है कि नहीं। अब देख लो, जब दोनों को जब तुम पीछे बढ़ाओगे ना भाई, देखो पीछे बढ़ाने पर यहां पर जाके मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि जो ए बी ऑब्जेक्ट था ना, इसका इमेज यहां पर बना है कि नहीं। देखो, इसका इमेज का नाम देते हैं ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या है भाई, ए बी का इमेज है, ठीक है। देखो वहां पर आपका ए डैश दिख रहा है, ठीक है। इसको हम ए डैश बी डैश नाम देते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश, है कि नहीं। ये आपका ए डैश बी डैश जो है ना, इमेज है कि नहीं। ध्यान दो, आपको पूछे सर ए डैश बी डैश किसका इमेज है बाबू, तो ए डैश बी डैश जो है ना, ए बी का इमेज है। देख लो, ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया, और इसी का इमेज हो गया ए डैश बी डैश। अब तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, है ना, कि बताओ सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, कैसा इमेज बनाता है। तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुमको इसका जवाब देना है, ठीक है। ध्यान दो, तो भाई देखो, इसके द्वारा जो इमेज बना हुआ है ना,
देख लो कैसा, ध्यान दो भाई, ए बी जो था ना छोटा था और ए डैश बी डैश बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि बड़ा इमेज बनाया है, इसी को इनलार्ज बोलते हैं, है कि नहीं। यानी ये जो है ना इनलार्ज इमेज बनाया, मतलब वस्तु से बड़ा इमेज बनाया है कि नहीं। अब देख लो, अब बताओ ये ए बी के सीधा है कि उल्टा है, तो सीधा है, इरेक्ट है कि नहीं, सीधा को क्या इरेक्ट बोलते हैं। अब देख लो, अब कहता है कि ये वास्तविक है कि आभासी है। देखो वास्तविक कब बनता, बताओ रियल कब बनता, जब ये आगे जाके कहीं पर कटता तब ना रियल बनता। अब ये तो पीछे बढ़ाने पर न कट रहा है भाई, कटता वो प्रतीत हो रहा है ना, तो ये जो है आपका आभासी हो गया। ये कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल इसको बोलते हैं। सुन लो, तो भाई अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि बताओ सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना इमेज कैसा होता है, सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब है। सुन लो, ये हो गया आपका वस्तु से बड़ा, आभासी, और क्या, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा, है कि नहीं। क्या बोलेंगे, देख लो, मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसका इमेज हो गया। क्लियर, ये तुमको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब देखिएगा, सुनोगे। अब बताओ, तुमसे एक मैं सवाल कर रहा हूं भाई, यहां पर एक सवाल कर रहा हूं तुमसे, ठीक है। जैसे ये आई है भाई, अब बताओ ये जो आपका इमेज है ए डैश बी डैश, अब बताओ इस पर कितना एंगल बनाया है ना। अगर हमको इसका विजुअल एंगल निकालना है भाई, दर्शन कोण निकालना है, ठीक है। अगर तुम लोग विजुअल एंगल नहीं पढ़े हो ना, तो इसके पहले का एक वीडियो मैंने डाला था भाई, लेक्चर 1 नाम से, है कि नहीं, माइक्रोस्कोप लेक्चर 1, तो पहले उसको तुम पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद ही ये समझ में आएगा, है कि नहीं। अगर तुम माइक्रोस्कोप का लेक्चर 1 पढ़ लिया तो ये लेक्चर 2 है, ये आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा 100% एकदम, है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो। तो भाई आप बताओ, ये इसके द्वारा बना जो ए डैश बी डैश के द्वारा इस पर एंगल कितना बना, ये एंगल को हम मान लेते हैं बीटा। क्या मानते हैं बाबू, इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये एंगल बीटा मान लिए, क्लियर। मतलब ए डैश बी डैश जो, सुनो, ए डैश बी डैश जो एंगल बना रहा है ना आई पर, वो बीटा एंगल बना रहा है। इस एंगल को विजुअल एंगल कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब देख लो, ए बी के बराबर यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए ए डैश सी डैश, ठीक है। अब ये कितना एंगल बना रहा है बताओ, तो इसके द्वारा बना एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम मान लिए कितना, देख लो, ये जो एंगल बना रहा है ना, इस एंगल को हम अल्फा मानते हैं, ठीक है। देख लो, ये एंगल बना रहा है जो ए डैश सी डैश एंगल, ये अल्फा मान लिए, क्लियर। अब मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि बता बड़ा एंगल कौन है भाई, बीटा बड़ा है कि अल्फा बड़ा है, तो ऑब्वियसली बीटा बड़ा है अल्फा से, है कि नहीं। अब देख लो, यानी ए डैश सी डैश जो है ना, सुनो, ए बी जो है ना ए डैश सी डैश के इक्वल है, ये ए बी और ए डैश सी डैश क्या है, इक्वल है कि नहीं। यानी ए बी के बराबर ही ए डैश सी डैश है कि नहीं। आगे जाके जो ए बी होगा वही ए डैश सी डैश हो जाएगा, हम ऐसा मान लेंगे, है कि नहीं। और जो सुनो, ए डैश सी डैश जो है ना डी दूरी पर है, ठीक है। ये जो दूरी हम मान रहे हैं बाबू, इस दूरी को हम डी मान लिए, इस डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल डी मानते हैं। ये अब कोई पूछे ऐसा डी क्या है, तो डी जो है ना स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी है ना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है, क्लियर। अब देख लो, सुनोगे, ध्यान दो। अब देख लो, अब भाई अब हमको निकालना है इसका मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो मैंने तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर पढ़ाया था लेक्चर 1 में, देख लो यहां पर हमको निकालना रहेगा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालना रहेगा भाई, कैसे निकालेंगे बताओ, इसको बोलते हैं क्या, आवर्धन क्षमता, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनोगे। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। इसको शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। आवर्धन शक्ति भी कहते हैं, आवर्धन क्षमता भी कह सकते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है भाई, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति, है ना, उसको मैं यहीं पे निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई फॉर्मूला होता है एम बराबर बीटा बाई अल्फा। व्हाट इज बीटा, व्हाट इज अल्फा, बीटा क्या है, अल्फा क्या है। तो बाबू बीटा जो है ना, सुनो, देख लो फिगर से क्लियर है, बीटा जो है ना बाबू, ये इमेज के द्वारा आंख पर बना कोण है, दर्शन कोण, है कि नहीं। सुनो, एंगल बना हुआ है इमेज के द्वारा, किस पर, आई पर, ये इसे विजुअल एंगल कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं, है कि नहीं। और अल्फा क्या है बाबू, तो सुनो, जब वस्तु डी दूरी पर रहेगा ना, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है, यानी विजुअल एंगल है कि नहीं। यानी अल्फा हो गया, वस्तु डी दूरी पर है तो उसके द्वारा इस पर बना हुआ विजुअल एंगल, और ये जब ये आपका इमेज है ए डैश बी डैश, तो इसके द्वारा बना विजुअल एंगल, है कि नहीं। यानी प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग कहते क्या है, आवर्धन शक्ति कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन प्रतिबिंब, सुनो, लेकिन वस्तु रहना चाहिए डी दूरी पर, है कि नहीं। ये हमने परिभाषा पढ़ाया भी था, जाके देखिएगा पिछला वीडियो में, ठीक है। अब देख लो,
तो भाई ये हो गया एम बराबर बीटा बाई अल्फा। अब सुन लो, अगर अल्फा बीटा छोटा एंगल है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं इफ अल्फा एंड बीटा बी वेरी स्मॉल। अगर अल्फा बीटा बहुत छोटा एंगल है बाबू तब क्या होगा बताओ। ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा अत्यंत अल्प हो तो बाबू इस कंडीशन में हम करते क्या है ना कि सुनो, यानी tan अल्फा तो अल्फा के बराबर हो जाएगा और tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर। ऐसा क्यों होता है मैंने बताया भी है, ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने सारा चीज क्लियर किया था। अब देख लीजिए, इसलिए जब मैं यहाँ से tan अल्फा निकालूं, इसलिए जब m निकालूंगा ना भाई तो m बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा tan बीटा बाई tan अल्फा, है कि नहीं। बार बार एक ही बात को बताना पड़ता है, सुन लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब कोई लड़का पूछता है कि सर tan अल्फा जो है अल्फा क्यों हो गया, तो tan अल्फा बराबर अल्फा क्यों होता है, क्योंकि tan जीरो बराबर जो है ना बाबू जीरो हो जाता है। छोटा एंगल है ना, छोटा एंगल के केस में tan जीरो जीरो होता है कि नहीं, उस तरह से tan अल्फा भी अल्फा हो गया, है कि नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखो हम लोग tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। tan बीटा tan अल्फा कहाँ से निकालेंगे बाबू, देख लो, tan बीटा निकल जाएगा यहाँ से, ध्यान दो, tan बीटा निकलेगा हमारा कहाँ से, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश है। देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश से tan बीटा निकल जाएगा और ट्रायंगल ओ ए डैश सी डैश से tan अल्फा निकल जाएगा, है कि नहीं। tan अल्फा tan बीटा यहाँ से निकाल लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लो ये ओ ए डैश बी डैश राइट एंगल है, ओ ए डैश सी डैश राइट एंगल है। यहाँ से मैं बीटा निकालूंगा भाई tan बीटा, तो हो जाएगा कितना, ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश। क्या होता है बताओ, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार होता है। अब बताओ इस पूरे ओ ए डैश बी डैश में हम बात करें, देख लो पहले फिगर ले लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, क्लियर। तो ओ ए डैश बी डैश में मैं बाबू मैं अगर tan बीटा निकालूंगा ना बाबू तो ये फॉर्मूला हो जाएगा p बाई बी, ठीक है। p कौन होगा बताओ, ए डैश बी डैश p का वैल्यू देगा और बाई b बेस कौन होगा बताओ, बेस हो जाएगा ओ ए डैश। देखो मैं फिगर से तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लो, देख लो tan अल्फा यहाँ से मैं सॉरी tan बीटा अगर निकालूंगा भाई, tan बीटा यही ना है, तो ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में जाना पड़ेगा। अब देख लो पूरा बीटा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और सुनो इसके लिए आपका ये बेस हो गया, तो ओ ए डैश तो बेस हो गया, है कि नहीं, और ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से tan बीटा निकल गया, ठीक है। अब मुझे अगर tan अल्फा निकालना रहेगा तो कौन ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, देख लो ओ ए डैश सी डैश में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ओ ए डैश सी डैश में जाकर tan अल्फा निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए डैश सी डैश, बेस कौन हो जाएगा, ओ ए डैश, है कि नहीं। तो यहाँ से देख लो अब लिखेंगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देख लो यहाँ पर एक और ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं भाई, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डैश सी डैश, ठीक है। अब देख लो ओ ए डैश सी डैश में क्या हो जाएगा बताओ, जब यहां से मैं tan अल्फा निकालूंगा ना भाई तो tan अल्फा का जो वैल्यू है ना ये हो जाएगा आपका ए डैश सी डैश बाई ओ ए डैश, क्लियर। ये आपका हो जाएगा दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये वैल्यू tan अल्फा tan बीटा निकाल लीजिए, है कि नहीं। अब देख लो इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट करता हूं इससे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों वैल्यू को मैं रख रहा हूं, क्या मिलेगा बताओ, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देख लो जब इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू रखूंगा ना भाई तो m बराबर कितना आएगा बताओ, यहां से हो जाएगा m बराबर, फॉर्मूला क्या है, tan बीटा बाई tan अल्फा, है कि नहीं। तो tan बीटा का वैल्यू रखो वहां पे, कितना आएगा बताओ, tan बीटा तो दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, क्लियर, और बाई कितना, ए डैश सी डैश बाई ओ ए डैश। अब यहां से ये कैंसिल होके बच गया कितना, सुनो ये हो जाएगा आपका कितना, ए डैश बी डैश और बाई कितना, ए डैश सी डैश। ओके, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। बड़ा कंसेप्चुअल थ्योरी है, सुन लो, इसको ऐसे ही रटना नहीं है कि नहीं, एकदम कंसेप्ट के साथ समझना है इसको, ध्यान दो। अब देख लो यहां से बाबू m कितना आ जाएगा बताओ, m हो गया आपका ए डैश बी डैश और बाई इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ए बी कैसे लिख सकते हैं, देख लो, सिंस जो ए डैश सी डैश था ना वो ए बी के ही इक्वल था, देख लो फिगर में देखो हम कैसे बताते हैं, ध्यान दो, जो आपका देख लो जो आपका ए बी था ना बाबू, यही ना आपका ए बी था, ये ए बी बराबर क्या था, ए डैश सी डैश,
है कि नहीं। तो जहां पे ए बी है वहां पे मैं ए डैश सी डैश लिख सकता हूँ, जहां पे ए डैश सी डैश वहां पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहां से सुनो, यहां से ना हमको यहां से मिल गया एम का वैल्यू, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मैं कर क्या रहा हूं भाई, अब क्या हमारा अगला अगला जो हमारा अगला पड़ाव है ना वो क्या है ना, अगला छलांग कहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। देख लो अगला छलांग कहाँ लगाएंगे, सुन लो। अब देखो हमारे पास जो दो ट्रायंगल है ना भाई, देख लो, सिंस ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल ओ ए डैश सी डैश, सॉरी ट्रायंगल ओ ए बी आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज भाई, समरूप त्रिभुज है ना, सिमिलर। देखो सिमिलर ट्रायंगल दोनों है भाई। अब देखो तुमको सिमिलरिटी का रूल भी पता होगा, है कि नहीं। ये सब अगर तुमको नहीं पता है ना, दो चीज पता कर लो, सुन लो। पहला तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है भाई, और दूसरा सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब कन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। कन्ग्रुएंस और सिमिलर दो ट्रायंगल होते हैं, दोनों का रूल्स आप पता कीजिए, ठीक है। ये 10th का ही कंसेप्ट था, ठीक है, आप वहां से पता कीजिए। और देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, देख लो यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल का नाम लिया, ठीक है। देख लो दोनों ट्रायंगल मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। देख लो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, देख लो ये आपका दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल का नाम है ओ ए डैश बी डैश और दूसरा ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं। मतलब क्या सिमिलर का मतलब क्या बताइए, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। आप देख लो, तो सिमिलर का रूल्स क्या होता है भाई, कि जो उसका साइड, सुनो, उसका जो साइड का जो रेशियो है ना वो आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो देख लो इसके करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, ठीक है। देख लो ये ए डैश बी डैश है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए बी, है कि नहीं। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी का जो रेशियो है ना, जो अनुपात है ना भाई, ओ ए डैश बाई ओ ए के अनुपात के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, सुनोगे, सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनोगे भाई। ए डैश, सुनो, ए डैश बी डैश, ठीक है, और बाई ए बी का जो रेशियो है ना वो बराबर किसके हो जाएगा, ओ ए डैश बाई ओ ए, है कि नहीं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं इसे, सुन लो, देख लो ये सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज का ये बात हो रहा है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी का जो रेशियो है ना भाई, ये बराबर हो जाएगा ओ ए डैश बाई ओ ए, है कि नहीं। ए डैश बी डैश के ए डैश बी डैश का जो रेशियो ले रहे हैं ए बी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, और ओ ए डैश का ओ ए के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देख लो, तो भाई यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, इसलिए अब मैं अगर एम का बात करूंगा ना, तो क्या एम के जगह पे लिख सकता हूँ भाई ए डैश बी डैश बाई ए बी जो था उसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग ओ ए डैश बाई ओ ए। क्लियर, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। देख लो ए बी डैश बाई ए बी था, ये एम का वैल्यू आया था, है कि नहीं। चलो इसको मैं, चलो ये ठीक है, एम इतना आ गया था, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट्स का यूज करके हम लोग क्या किए, ए डैश बी डैश बाई ए बी और ओ ए डैश बाई ओ ए इक्वल कर दिए। अब बताओ ये किसके इक्वल है, ओ ए डैश बाई ओ ए के इक्वल है ना, तो यहां से एम इतना आ गया भाई। क्लियर, आपको पता है कि ओ ए डैश बराबर, देख लो ओ ए डैश किसके इक्वल है बताओ, जो फिगर है वहां पर ओ ए डैश किसके इक्वल है बताइए। ये जो ओ ए डैश देख रहे हो ना ये डी के इक्वल है, और ओ ए को हम लोग एक्स मान लेते हैं। देख लो इधर ओ ए को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, इसको हम एक्स मानते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना भाई ए बी, वो सुनो एक्स दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, और जो आपका, सुनो, जो आपका ये आपका जो ए डैश सी डैश है ना, यानी जो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है ना वो आपका डी दूरी पर है, ठीक है। और इनिशियली में वस्तु भी जो था ना ए डैश सी डैश ये भी डी दूरी पर था। तो यहां से मैं अगर ओ ए डैश बाई ओ ए का रेशियो निकालूंगा भाई, आपको पता है कि इधर का टोटल डिस्टेंस नेगेटिव होता है। देख लो इधर का डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव और इधर का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ओ ए डैश बाई ओ ए का रेशियो निकालना है। अब बताओ ओ ए डैश किसके बराबर है, डी के बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देख लो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, सुनोगे, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस डी बाई माइनस एक्स, है कि नहीं। माइनस डी बाई माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, यानी से आ गया कितना, डी बाई एक्स आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड,
क्लियर। देखो मैग्नीफाइंग पावर ही तो पूछता है एग्जाम में, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ही मेन चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यही मेन चीज है। सुनोगे भाई, ध्यान दो। अब देख लो यहां पर मैं केस 1 का बात कर रहा हूं, ठीक है। केस यहां पे 2 केस में इसको मैं डील करूंगा, ठीक है भाई। पहला केस क्या होगा भाई, इफ आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट, अगर आंख जो है ना नियर पॉइंट पे फोकसित हो, ठीक है, यदि नेत्र नजदीक बिंदु पर फोकसित हो, तो इस केस में क्या होगा बताओ। इस केस में जो आपका भी है ना, सुनो, इस केस में भी जो है ना आपका -d के बराबर हो जाएगा। अब बताइए नियर पॉइंट तो d न होता है ना, यानी इमेज जो होगा ना भाई वो स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनेगा, ठीक है। बताओ इमेज कहाँ बनेगा, जो प्रतिबिंब है ना वो बनेगा स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर, यानी जो इमेज है ना वो लिस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा, है कि नहीं। तो यहां से भी तो -d के बराबर हो गया। और बताइए u किसके बराबर होगा बताओ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भाई वो तो -x के बराबर में हो गया, है ना। देख लो, सुन लो, अगर नेत्र नजदीक बिंदु पर रहेगा भाई, सुनो, नेत्र अगर नजदीक बिंदु पर फोकसित रहेगा तो उस केस में आपका भी जो है ना -d पर बन जाएगा, और u कहाँ बनेगा, -x पर बनेगा। देखो मैं तुमको इसे फिगर से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो फिगर, बस 1-2 बार फिगर का यूज और करेंगे, है कि नहीं। देख लो अब यहाँ पर हमारा जो सुनो, अगर हमारा इमेज, सुनो, अगर आंख नियर पॉइंट पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर नहीं इमेज बनेगा a'-b'। तो a'-b' का डिस्टेंस कितना है, d है, नेगेटिव तो -d ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट तो ab ने था भाई, तो ab का क्या x लेने, तो -x ले लेंगे, है कि नहीं। तो ये तुमको समझना है, ठीक है, ध्यान दो, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यही चीज तो समझना था। अब देखिएगा सेंस, अब देखो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, सेंस लेंस फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f होता है कि नहीं। अब यहां से देख लो 1/v की जगह कितना लेंगे, 1/d - 1/-x = कितना, 1/f ले लेंगे, है कि नहीं। अब देखो यहां से भाई ये हो जाएगा कितना, अब देखो d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, दोनों तरफ d से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाई d बोथ साइड्स, है कि नहीं। अब दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका dy - d और माइनस कितना dy, अब माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा बाबू, और बराबर कितना 1/f। अब देखिएगा बताओ, अब dy(x) किसके बराबर आया था बताइए, dy(x) तो m के बराबर आया था ना इक्वेशन सेकंड में, तो हम लोग dy(x) की जगह कैपिटल इंपोर्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये -1 प्लस कैपिटल M = 1/f हो गया भाई, और देखो इसलिए सॉरी dy(f) होगा ना, यहाँ पे d से तो गुना किया था ना, है कि नहीं, ये dy(f) हो गया, इसलिए m कितना आ गया बताओ, 1 + dy(f). दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, यही तो मैग्नीफाइंग पावर है, यही तो आवर्धन शक्ति है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का। अगर हमको सिंपल माइक्रोस्कोप का सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति निकालना है तो ये फॉर्मूला हमको लाना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला है ना, जब आंख नियर पॉइंट पर रहेगा, जब नजदीक बिंदु पर रहेगा, जब निकट बिंदु पर रहेगा, उसके लिए है कि नहीं। देखो यहाँ पर एक और केस है, केस 2 में आते हैं, सुनो केस 2 क्या कहता है, केस सेकेंड देख लो, इफ आई फोकस्ड एट फार पॉइंट, अगर आपका आई जो है भाई फार पॉइंट पर है, मतलब क्या, यदि नेत्र दूर बिंदु पर फोकसित हो। अब बताइए जब दूर बिंदु पर होगा तब क्या होगा बताइए, दूर बिंदु का मतलब क्या है, इन्फिनाइट, मतलब इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनाइट में बन रहा है। अगर निकट बिंदु पर रहेगा तो बनेगा आपका स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर, यानी डी दूरी बनेगा, है कि नहीं। और अगर आपका दूर बिंदु पर है यानी फार पॉइंट पे है, तो फार पॉइंट पे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, और ये माइनस में आएगा, है कि नहीं। और u तो -x पहले से ही था। लेंस हमारा फार्मूला क्या होता है बताओ, लेंस फार्मूला पढ़े हो ना तुम लोग, 1/v - 1/u = 1/f होगा। अब यहां से देख लो 1/-∞ -1/-x = कितना 1/f हो जाएगा भाई। और यहाँ पे देख लो
अब यहाँ से जब मैं डी, सुनो यहाँ तो ये जीरो हो जाएगा ना भाई, किसी भी नंबर में जब डी से डिवाइड करते हैं तो जीरो ना आंसर आता है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/x हो गया, कितना आ गया 1/f हो गया। अब भाई यहाँ भी दोनों तरफ डी से गुना करो, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी, दोनों तरफ डी से गुना करने पर देख लो क्या रिजल्ट आता है। सुनो ये हो जाएगा आपका कितना, dy(x इज इक्वल टू 1/f, सॉरी dy(f) हो जाएगा, है कि नहीं, और dy(x इज इक्वल टू कितना हो गया, dy(f) हो गया, क्लियर। और यहां से बाबू अब इक्वेशन सेकंड में जाकर देख लो dy(x) का वैल्यू कितना है, dy(x) का वैल्यू कैपिटल M है, कैपिटल M इज इक्वल टू dy(f) आ गया, बताओ, ये हमारा हो गया मैग्नीफाइंग पावर, है ना। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। यही सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति, आवर्धन क्षमता का व्यंजक है ना। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल थ्योरी है ये, ठीक है। तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, है ना। हमारा अगला कंटेंट क्या है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रो मतलब क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वो इससे भी तगड़ा कंटेंट है, इससे भी ज्यादा भयंकर कंटेंट है कि नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये सारे वीडियो को मैं देखूं, ठीक है, रेगुलरली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे, ठीक है, और आप बोर्ड का तैयारी कर सके, है ना। क्वेश्चन बैंक का भी रेगुलर अपडेट यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।